प्यारे छात्रों, क्लास कक्षा 9वीं का ये वीडियो जीव विज्ञान से शूट हो रहा है। और बच्चा जी, आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का। और बच्चे हम लोग सोलो चल रहे हैं, लेकिन बहुत हम लोग गहराई में पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ हमको बच्चों आंसर क्वेश्चन करना होता तो आप लोग ही पता है, ऑफलाइन में बच्चे जानते हैं कब का लेक्चर शुरू खत्म हो गया होता, जैसे बाकी लोग पढ़ा रहे हैं और बाकी लोग बहुत जैसे पढ़ रहे हैं। हम लोग बच्चे सबसे हटके पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात कि बच्चे हम लोग पीडब्ल्यू से फिजिक्स वाला से कंटेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो पीडब्ल्यू कंटेंट ज़्यादा होता ही है और पूरा एनसीईआरटी डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोग अपना बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन को भी लेके साथ में चल रहे हैं। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बच्चों आपको रटना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। मैंने ऑफलाइन में देखा बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से बायो को फिल कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है उनको पढ़ाकर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑनलाइन के बच्चे मुझसे पढ़ के बहुत खुश होंगे और उनको समझ में आ रहा होगा। डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या डीएनए, क्या क्रोमोसोम, क्या ज़बरदस्त पढ़ाया गया आपको, अब शायद कभी भूलोगे नहीं। एक बार बच्चों हम थोड़ा पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें फटाक से। चलो, हमने बच्चा न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा कि उसकी जो लेयर होती है 2 लेयर में हुआ करती है। एक है उसकी बाहरी लेयर, थोड़ा पेंसिल बच्चा जी मैं ले लूँ। चलो एक मिनट, चलो मिल गया, ठीक है। ये उसकी बाहरी लेयर जो थी उसको मैंने आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला, यानी मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली और ये न्यूक्लियस के अंदर की झिल्ली। तो अंदर को हम लोग इनर बोल दिए, अंतः झिल्ली को, ठीक है। उसमें धागे से कुछ संरचना थी, जिसको हमने डीएनए का नाम दिया, ठीक है। डीएनए में क्या होता है बच्चे जी, इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है। क्या इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आँख का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होना चाहिए, मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये डीएनए ये कहाँ से आता है, अपने पेरेंट से आता है बच्चा जी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बच्चे जी हमने पढ़ा था कि जो उसमें ये जो अंतर और बाह्य का जो लेयर है, उसमें जो स्पेस था, उस स्पेस का हमने क्या नाम दिया था बच्चा जी, न्यूक्लियर। एक तो न्यूक्लियर पोर हमने इनको बोला था, जो हर न्यूक्लियर जो ये छिद्र दिख रहा था, ये स्पेस दिख रहा था, गैप, इस गैप को हमने बोला था न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रीय छिद्र। और इसमें जो सब्सटेंस इनकी जो गैप में थी बच्चों जी, इनकी यहाँ से यहाँ तक की गैप जो था, इस गैप को हमने बोला था परिकेंद्र, यानी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस से ही मालूम चला कि जो उनका बीच का स्पेस था। फिर हमने इसमें बोला था कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस बड़े होते हैं, इनको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था। जैसे अपने साइटोप्लाज्म बोला था हमने, तो यहाँ हमने क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और उसका एक और हिंदी का नाम है बच्चों केंद्रक अधात्री, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक। फिर हमने न्यूक्लियोलस किसको बोला था, न्यूक्लियोलस किसको बोला था बच्चा जी, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल संरचना पाई जाती है जो कर्नल पे होती है, उसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। तो इतना डाउट आपका मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ा था, तो उसको तो मैं नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन इतना झलक जरूर दिखाया कि आपको बातें जरूर समझ में आए। चलो, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चे जी, आज का कंटेंट अपना क्या है, तो हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर अपना जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज करा दूँ फटक से। तो बच्चे जी अपना चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेक्चर ये 5 होने जा रहा है, 4 या 5, हाँ शायद 5 ही है बच्चा जी लेक्चर, ठीक है। वो तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ लिख दूंगा कौन सा लेक्चर है। चलो, तो बच्चे न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, नाभिक, या इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक आपने एनसीईआरटी ने बोला है, आप नाभिक भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, अब उसमें हमने बच्चे बात किया था न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में हम बात करते हैं, तो किस केंद्रक और क्या करता है, ये न्यूक्लियस और क्या करते हैं न्यूक्लियस। तो बच्चे जी जब भी कोशिकीय प्रजनन में, जब भी कोशिका का जनन होता है बच्चे जी, तो एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, ये उसमें कभी मेन पॉइंट निभाती है न्यूक्लियस। और वही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होती है और 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। जब एक सेल डिवीजन करेगा तो नया 2 सेल बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग, इसमें बच्चों जी न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे जी सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे, इसको हम लोग, और सेल डिवीजन होता है बच्चे पहले उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए बच्चे उसको बोल देता है कोशिका विभाजन। तो हम लोग उसको इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, सेलुलर रिप्रोडक्शन। यानी जब भी सेल का रिप्रोडक्शन होगा, इसका मतलब सेल डिवीजन समझ लीजिए। ये भैया थोड़ा सा लाइट का ये जो आपको इशू दिख रहा है, तो बच्चे जी देखिए, आपका कल क्लास शुरू हो रहा है, रात के कितने बज रहे हैं बच्चे जी, 10 बजने वाले हैं। तो रात के 10 बजने वाले हैं, तो बच्चे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है मेरे पास। आप जानते हो कि अपने पास हम लोग उतने पैसे वाले पार्टी नहीं है कि अपने पास स्टूडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बल्ब जलाए हैं बच्चे, 2-2 बल्ब जलाया हूँ, फिर भी लाइट का ये थोड़ा इशू है, तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि वर्ड एक भी नहीं गलत हो रहा है, सारे वर्ड इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो कि हमने इतना लेक्चर पढ़ लिया था पहले। चलो,
तो बच्चे जी पहले लिखने के पीछे मत भागना आप। आपने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चे जी? न्यूक्लियस मतलब है जो सेलुलर रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, और सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे जी सेल डिवीज़न। ठीक है? चलो, तो न्यूक्लियर का आपने रोल देखा। चलो, इसको अब आप नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें को लिख लेंगे। हमने पहला पॉइंट समझ लिया, अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं। और न्यूक्लियस का क्या योगदान है बच्चा जी? तो ये बच्चा जी हेरिडिटरी हेरिडिटी, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चा जी? तो बच्चा जी जो ये हेरिडेटरी है बच्चा जी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा जी वंशानुगत। ठीक है? वंशानुगत बोलते हैं बच्चा जी, यानी जितने लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। अब बच्चा जी लक्षण क्या होता है बच्चा जी? आपने कभी सुना है? अब हम लोग कभी अपने गार्जियंस पेरेंट्स बोलते रहते हैं, चाहे कोई दादा दादी या कोई पड़ोसी बोलता है, चाहे कि आप हम लोग का जो नाक मुंह आँख कुछ भी कुछ झलक रहा है अपने दादा के जैसे, बाबा के जैसा, अपने पापा के जैसा, अपने चाचा के जैसा। ऐसा क्यों बोला था बच्चा जी? इसलिए बोला था कि हम जो भी हम लोग जो भी वंश चल रहा है, तो उनका लक्षण एक दूसरे में जाते रहा है। बाबा से पापा में आया, पापा से हम में आया, हमसे अपने संतान में जाएगा, उनसे उनसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाता रहेगा। यानी इसको हमने कहा बच्चा जी हेरिडिटरी का जो न्यूक्लियस क्या करता है बच्चे? न्यूक्लियस का दूसरा रोल क्या है कि हेरिडिटरी जो कैरेक्टर होता है बच्चे, जो वंशानुगत लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचार करते हैं। संचार मतलब जो ट्रांसमिशन करते हैं, करने में हेल्प करते हैं। यानी अपन मेरा हमारे लोग में किसका लक्षण है बच्चे जी? अपने माता पिता से लक्षण मिला है, हमसे जो भी संतति आएंगे उनमें हमारा लक्षण जाएगा, फिर उनके संतति से उनमें लक्षण जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये इसमें कौन रोल कर रहा है बच्चे जी? इसमें न्यूक्लियस का ही रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस बच्चे जी में डीएनए होते हैं, डीएनए बच्चे जो आया तो कैरेक्टर आता ही आता है। तो बच्चे न्यूक्लियस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा दो दो पॉइंट, दोनों को आपने नोट किया। चलो, अब चलते हैं बच्चे जी हम पॉइंट नंबर, जब दोनों पढ़ लिया तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं। निभा थी उसमें अपना रोल निभाता है कि कोशिका किस प्रकार विकसित होगी, कोशिका सेल कैसे डेवलप करेगा, सेल कैसे मेच्योर होंगे, और ये किस रूप में प्रदर्शित होगी, कोशिका की रासायनिक गतिविधियों को निर्देशित करके निर्देशित भी करता है ये कौन? न्यूक्लियस। चलो, अब आपसे क्वेश्चन हम करेंगे बच्चा जी, शायद आपने आंसर देख लिया होगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? हमने कहा कि बैक्टीरिया बच्चे जी किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल में, राइबोसोम में, न्यूक्लियोइड में, ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताइए, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे जी? चलिए बालाजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे जी? पूछ रहा है कि इनमें से हाँ एक और बच्चे बच्चे मेरे बच्चे कुछ बोलेंगे सर कि आप थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो। कोई बात नहीं बच्चों, डोंट वरी। इंग्लिश में आपको इतना अच्छा कर देना है कि आप कभी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ के आगे कुछ अब बने, कुछ बनो के बच्चे जी। थोड़ा मैं लाइट का देख लूँ, लाइट का कुछ मोबाइल के एक और फ्लैश जला देता हूँ ताकि मेरे प्यारे बच्चे को दिक्कत ही ना हो। 1 मिनट, लो, अब मेरे ख्याल से ठीक हो गया। देखो देखो अभी कितना अंधेरा दिख रहा है ना। चलो अब देखते हैं। चलो ये लाइट जला दिया, देखो अब बड़ा बड़ा रहा है। तो मैं एक मोबाइल और मैं अपना इधर जला दिया हूँ कि फ्लैश लाइट से अब आपको पूरा प्रॉपर लाइट दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में इनमें से क्या प्रेजेंट है बच्चा जी? सेल वॉल, राइबोसोम्स और न्यूक्लियाइड, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे देखो राइबोसोम्स क्या होता है, इसको हमारे पढ़ने वाले। न्यूक्लियाइड तो पहले देख ले, सेल वॉल तो इसमें होता ही होता है बच्चे जी। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे बच्चा जी? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले अब क्या, चलो आज हम बच्चे जी पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। आज क्या पढ़ेंगे बच्चे जी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आपने पढ़ लिया था सर जी। साइटोप्लाज्म में क्या था बच्चे जी? थोड़ा थोड़ा हम आपको कुछ पिछली बातें याद दिला दें तो हमने क्या बनाया था बच्चे जी? सेल बनाया था। सेल के अंदर बच्चा जी जो हमने सब्सटेंस भरे थे उसको हम क्या बोल रहे थे? साइटोसोल। और उसमें न्यूक्लियर थी सेल ऑर्गेनिल मिलकर क्या बनाए थे बच्चा जी? साइटोप्लाज्म बनाए थे। आज वही साइटोप्लाज्म को पढ़ने की जरूरत है। चलो, तो पहले आपने क्या पढ़ा, थोड़ा इनको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है का जिसका। चलो, साइटोप्लाज्म बच्चा जी कोशिका इसकी जो हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। एक सामान्य शब्द है, एक कहते हैं कि साइटोप्लाज्म एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित सभी कोशिकीय साम्राज्य के लिए किया जाता है। वो हो, यानी सेल के अंदर क्या क्या सब्सटेंस मौजूद हैं उस देख कहाँ कहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित एक सभी कोशिकीय साम्राज्य के लिए ये जो
जितने उसमें साम्राज्य हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कहने का मतलब साइटोप्लाज्म बहुत चीज़ होता होगा, आज उसको भी हमको पढ़ने की जरूरत आ गया है। चलो सर इसको अब हर बार की तरह पढ़ा दीजिए डायग्राम की तरह। चलो पढ़ाएंगे, पहले ये देख लीजिए। तो हमने क्या बोला बच्चा जी, थोड़ा इसको आप देखो, ये डायग्राम आपको बनाने हैं बच्चा जी। मेरे पास जगह छूट गया था तो मैं ऊपर से बना के ऐसे चिपका दिया हूँ। आपको उसी के साथ ये जो साइटोप्लाज्म बनाओगे ना तो उसी के ये बना लेना है। ये साइटोप्लाज्म ही है। तो साइटोप्लाज्म में आपने क्या देखा बच्चा जी, ये रहा सबसे बाहरी, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे आप, या इसको आप क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन। और उनमें अपने एक और गोलाकार भाग देखा जिसको अपने न्यूक्लियस बोला था, ठीक है। उसमें अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपने डीएनए बोला था, ठीक है। ये जो सब्सटेंस भरा हुआ ये सब फ्लूइड, ये वाला, ये जो सब्सटेंस देख रहे हैं जो कलर में है, ग्रीन कलर में, इसको आपने क्या बोला है, आपने बोला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या बचा जी, ऐसे साइटोप्लाज्म हो गए जब ये कब बना साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें ये कहीं रेड रेड आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, रेड रेड लाल लाल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेल ऑर्गेनेल है। तो सेल ऑर्गेनेल और ये साइटोसोल मिलके क्या बना दिए हैं, साइटोप्लाज्म। तो पहले आपको ये लिख लेना है बच्चे जी, फिर उसके नीचे ये डायग्राम बना देने हैं। तो बच्चे जी का मैं उम्मीद करता हूँ डायग्राम बन गया होगा, मैं थोड़ा दिखा दूँ अच्छे से। बन गया डायग्राम। चलो डायग्राम बनने के बाद आप इसको लिखेंगे बच्चे जी, साइटोप्लाज्म के दो घटक होते हैं, एक तो साइटोसोल जो सब्सटेंस भरा हुआ था, और एक सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेलिज यानी सेल ऑर्गेनेलिज, इसको आप कोशिका अंगक या कोशिकांग बोल सकते हो। और चित्र 5.5 और 5.6 इसकी, ये किसका बच्चे जी था ये था साइटोप्लाज्म का चित्र था। किसका था ये, साइटोप्लाज्म का। फिर आपको 5.5 और 5.6 बनाना है, क्योंकि आपको सेल ऑर्गेनेल देखना चाहते हो। तो चलो इनको देख लेते हैं, चित्र ये कौन सा है। तो बच्चा जी आपको ये डायग्राम बनाना है 5.5, जरूर बना लीजिएगा इसको। ये क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स। आज सबको पढ़ेंगे बच्चा जी, प्लाज्मा झिल्ली तो पहले से पढ़ लिए हो आप। तारक केंद्र क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म तो मैंने पढ़ लिया बच्चे, बहुत ये डायग्राम बन गया बच्चे जी। जितना डायग्राम बनाओगे उतना मजा आएगा आपको। एक और ये बनाना है, ये तो क्या था बच्चे जी, ये प्लांट सेल है। जंतु कोशिका लिखा है ना बच्चे जी, जंतु लिखा तो एनिमल सेल बोलेंगे इसको, एनिमल सेल। और एक आएगा प्लांट सेल, ये रहा बच्चे जी प्लांट सेल, ठीक है प्यारे बालक। चलो सर दोनों बन गए, डायग्राम बन गया। अब जितने इसमें देखो बच्चे, एक साइटोप्लाज्म बच्चे जी, एक कोशिका में बच्चे कितने कितने आपको जो ये दिख रहा है बच्चे सब, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनेल्स, इन सबको पढ़ना है। गोल्जी ऑपरेटर्स, प्लाज्मा झिल्ली तो हमने पढ़ लिया है, सबको ही पढ़ने हैं बच्चे जी। तो देखते हैं आज जितना हम लोग कवर कर लें, बाकी लगता है एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद हम लोग सारी चीज़ को पढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चे जी जल्दी पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग समझते चल रहे हैं, ये ज़रूरी है। चलो तो ये अपने चित्र बना लिए दोनों 5.5 और 5.6 एनसीईआरटी से। आज अब जो अपने पढ़ा था बच्चे जी, सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंगक के बारे में। बच्चे जी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा इसके आगे। कहाँ है सर, जो सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, सेल ऑर्गेनेल पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर कहाँ से आपका, ये पढ़ा रहा हूँ आज आपको। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा बच्चा जी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। आज हम इसको पढ़ रहे हैं बच्चा जी, सेल ऑर्गेनेलिज। आज हम इसको पढ़ रहे हैं बच्चे जी, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, ठीक है। यानी कोशिका अंगक, इसे हम लोग कोशिका अंग बोल देते हैं। चलो थोड़ा इसको मैं सही से कर लूँ। चलो प्रॉपर है बच्चा जी, हाँ सर प्रॉपर है। तो क्या है इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ये सेल ऑर्गेनिज क्या होते हैं। तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे की, जो सेल होते हैं सहित बड़ी और जटिल कोशिका, यानी मल्टी बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका सहित बड़ी कोशिका और जटिल कोशिकाओं को अपनी जटिल संरचना और कार्य का समर्थन करने के लिए बहुत सारी रासायनिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चा जी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचना यानी अंगक का उपयोग करती हैं। बच्चा जी अगर ये इसमें झिल्ली अगर नहीं करती तो सारे एक दूसरे से मिल जाते, क्योंकि अपने पड़ोस में क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, साइड राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब बच्चे जी एक दूसरे से अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो उनको अलग अलग करने के लिए बच्चे जी एक संरचना बनती है, बच्चे स्ट्रक्चर बनती है,
का उपयोग इसमें करती हैं सेल ऑर्गेनेलिज। और सेल ऑर्गेनेलिज में क्या जानते हैं, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है, यानी सेल ऑर्गेनेलिज किसमें होता है बच्चे जी, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग बनाता है। ओहो, इसका मतलब सेल ऑर्गेनेलिज कहाँ पाए जाते हैं बच्चे जी, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होता है। वही बात यहाँ लिख दिया हूँ। अच्छा, एक और बात बचे, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, कुछ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में इतना पढ़ना है। तो पहला क्या पढ़ना है बच्चे जी, हम पढ़ लेते हैं। पहला उसमें आता है, आपने पढ़ा होगा अंत द्रवीय जालिका, यानी इसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका उदाहरण है बच्चा जी, ये सेल ऑर्गेनेलिज का उदाहरण है, कोशिकांग का उदाहरण है। कौन सा कोशिकांग है बच्चा जी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट हम बच्चे जी बहुत बार यूज करेंगे, बुक में यूज किया ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ भी ER मिल जाए आप समझ लेना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा क्या है बच्चा जी, गोल्जी ऑपरेटस, यानी गोल्जी उपकरण। दो हो गया। चलो इनको बच्चे याद करते चलो, इनके नाम याद करो। पहले हमने क्या याद किया बच्चा जी, चलो इसे बंद करके पूछ रहा हूँ, बंद करता हूँ, आप पूछता हूँ। चलो बताओ, पहले सेल ऑर्गेनेलिज के क्या नाम आया बच्चा जी, हाँ सर आपने क्या कहा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे का नाम बताइए। चलो मैं देखो मैं ही बंद कर दिया हूँ बच्चा जी, कोई चीटिंग नहीं हो रहा है। दूसरा क्या बच्चा जी, तो दूसरा था अपना बच्चा जी गोल्जी ऑपरेटस, याद हो गया। अभी याद करेंगे बच्चा जी को, मैं प्यारे वालों को अभी याद करेंगे। ये थोड़ा फैन परेशान कर रहा है, उड़ रहा है बार बार। चलो इनको थोड़ा, इनको मैं दाब दूँ बच्चा जी से, ये लो, अब नहीं उड़ेंगे। चलो दूसरा है बच्चा जी लाइसोसोम। क्या है बच्चा जी, लाइसोजोम। इसको लाइसोसोम या लाइसोजोम बोलते हैं कुछ लोग, लाइसोसोम हम पढ़ते हैं इसको बच्चा जी। दूसरा है बच्चा जी माइट्रोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या है, चौथा क्या है बच्चा जी, प्लास्टिड। पांचवा क्या है बच्चा जी, छठा क्या है बच्चा जी, दो उधर था, ये चौथा पाँचवा छठा राजधानी, यानी वैक्यूल्स, वैक्यूल। चलो फिर से याद करते हैं, बंद करता हूँ अब। चलो एक नंबर पर क्या था बच्चा जी, बच्चा आप नंबर इधर याद कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब याद होने चाहिए। पहले क्या हमने याद करा था बच्चा जी, हमने याद करा था ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या याद किया, गोल्जी अपरेटस। तीसरा हमने क्या याद किया बच्चा जी, राइबोसोम, लाइसोसोम। तीसरा हमने क्या याद किया बच्चा जी, लाइसोसोम के बाद हमने याद किया प्लास्टिड। एक प्लास्टिड था, प्लास्टिड था, हाँ प्लास्टिड था। और एक क्या था बच्चे, वैक्यूल। और एक क्या था बच्चे जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलो फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या था अपना जी, दूसरे में था गोल्जी ऑपरेटस, और तीसरे में क्या था बच्चे लाइसोसोम। चौथा में क्या था बच्चा जी, एक था प्लास्टिड, और एक था वैक्यूल, एक और छूट रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ओ याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलो अब बच्चा जी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बच्चा जी, इसको अपने लिख लिया, हाँ सर लिख लिए। चलो अब देखो, अब सेल ऑर्गेनेल बच्चा जी, सेल ऑर्गेनेल जो होता है बच्चा जी, ये तीन, हम इसको तीन भाग में पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं। सेल ऑर्गेनेल कितने प्रकार के होते हैं, तीन। चलो एक तो मैं इधर घेर दिया हूँ, एक इधर से बाउंड्री मार दिया हूँ, और एक किधर है। देखो जी, अब सेल ऑर्गेनेल में कितने प्रकार कैसे कैसे पाए जाएंगे। पाए जाएंगे बच्चा जी सिंगल मेम्ब्रेन वाले, जिसमें एक ही झिल्ली होगा। देखो ये सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही परत है, ठीक है, एक ही झिल्ली है। डबल मेम्ब्रेन वाला, यानी इसमें एक ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। तो इसको बच्चे जी हम क्या बोलते हैं, और ये कहाँ, हाँ ये उसको भी याद करो, सिंगल वाले कैसे पाए जाएंगे, सिंगल वाले कैसे पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे वैक्यूल में, यानी राजधानी में, लाइसोसोम में, गोल्जी ऑपरेटस में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये चारों में क्या पाए जाएंगे बच्चा जी, सिंगल मेम्ब्रेन। और डबल दोहरा मेम्ब्रेन किसे पाए जाते हैं बच्चा जी, तो एक तो न्यूक्लियस में, और एक पाए जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड में। तीन इधर भी एग्जाम्पल है सर। मेम्ब्रेनलेस का मतलब होता है बच्चा जी, जिसमें मेम्ब्रेन ही ना हो, जिसमें झिल्ली ही ना हो। सर यहाँ तो झिल्ली रहित लिखा है, तो बच्चा जी झिल्ली रहित का मतलब होता है झिल्ली नहीं रहेगा। सर हम लोग एक बात करते थे बच्चा जी अपने ज़माने में, धुआं रहित चूल्हा। तो हम लोग सोचते थे, पता है हम लोग क्या सोचते थे कि धुआं रहित, धुआं रहता होगा इसमें। नहीं, धुआं रहित चूल्हा का मतलब होता है बच्चा जी कि जिसमें माँ खाना बनाएगी तो उस माँ का धुआं नहीं लगता था। एक अच्छा वैज्ञानिक ने चूल्हा निकाला था जिससे धुआं ऊपर चला जाता था चिमनी के माध्यम से, और घर में जो भी माँ बहन खाना बनाती है उनको धुआं नहीं लगता था। हम लोग समझते धुआं रहित मतलब धुआं लगता होगा। तो ये रहित वर्ड बच्चा जी इसका मतलब नहीं रहता है, इसको हम बोलते लेस मेम्ब्रेनलेस है ही नहीं। चलो नोट हुआ बच्चा जी। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर जी, मज़ा आ रहा है। तो चलो बच्चा जी, जितने अपने पढ़ा कोशिकांग के बारे में, तो पहला कोशिकांग आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है ER। क्या नाम है इनका बच्चा जी,
ER, हम इनका नाम रख देते हैं ER, यही नाम बार बार पुकारेंगे ER, तो समझ लेना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर, अच्छा सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये कैसे हुआ, हम लोग जितने इसमें हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे तो एक सिस्टम बन गया है, इन सिस्टम को बोलेंगे बच्चा जी। जैसे हमारे पास क्या था, पाचन तंत्र था, श्वसन तंत्र था, क्रस्टेन पढ़ते हैं बच्चा जी, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं झिल्ली वाला मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पर बोल देंगे अंतर झिल्ली तंत्र, यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो इसमें क्या है पहला पॉइंट जी, थोड़ा ऊपर कर ले बच्चा जी। चलो इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चा जी, कि इन्हें सिस्टम इसलिए माना जाता है बच्चा जी क्योंकि इनका कार्य एक दूसरे से समन्वित है, यानी कोऑर्डिनेटेड है। इसमें शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है बच्चा जी, एक नंबर ER यानी अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम, इसमें 3 शामिल है बच्चा जी। इस सिस्टम में 3 शामिल हैं। ये तीनों क्या करता है बच्चा जी, एक दूसरे तीनों, देखो ये तीनों के तंत्र क्यों बोला गया, क्योंकि देखो अपने पढ़ा सेल 6-7 हमने एग्जाम्पल पढ़ा, लेकिन ये पहला है बच्चा जी, ये जो तीनों का नाम हम पढ़ रहे हैं, ये तीनों मिल के साथ में काम करते हैं। कौन कौन, एक तो बच्चा जी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और ये लाइसोसोम, ये तीनों एक मिल के काम करते हैं, इसलिए इनको एक सिस्टम बोल दिया गया है, तंत्र बोल दिया गया है। चलो इतना हो गया। चलो अब हम आपको इसको यह डायग्राम्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा, चलो आपने देखा बच्चा जी एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये बच्चा जी उसमें क्या है बच्चा जी, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें देखिए बच्चा जी इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या अंदर का मेम्ब्रेन है, और क्या ये बाहर का मेम्ब्रेन है। और अंदर इनर मेम्ब्रेन और बाहर, उसके ऊपर देखना बच्चा जी ग्रीन में जो कलर में दिखाया हूँ एक संरचना देख रहे होगी, इसी को बोलते हैं बच्चा जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको बोलते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल, सॉरी जो न्यूक्लियस होगा बच्चा जी, उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, उसकी अंतः मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर, अंतः मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर पाई जाएगी, ऐसी ऐसी संरचना पाई जाएगी। देख रहे हैं कैसे कैसे डिजाइन इसका, इस डिजाइन को हम बोलेंगे बच्चों जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे सर जी। अब देखो बच्चे जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं बच्चे जी ऐसे ऐसे लाल लाल डॉट डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या होता है बच्चे जी, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। अब जहाँ जहाँ राइबोसोम उपस्थित होंगे उसको बोलेंगे बच्चे जी हम रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। और यहाँ देखो बच्चे यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं मौजूद है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा तो इसको बोलेंगे चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे बच्चे जी हम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे शॉर्ट में हम, RER रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रॉफ बोलते हैं कि इसमें खुरदरा खुरदरा क्या राइबोसोम उपस्थित है। अब बच्चा जी इसके ऊपर बच्चा जी ऐसे ऐसे देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जैसे ऐसे लगता है। इसको और आप बना सकते हो ऐसे, एक बार यह बना के दिखाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा ऐसे। फिर मान लो बच्चा जी इसके ऊपर एक के दो जैसे लगता है कुछ चीज़ इसके ऊपर रखी गई है, ऐसी जो संरचना देख रहे हैं बच्चा जी इसको हम बोलते हैं बच्चा जी गोल्जी अपैरेटस। क्या बोलते हैं बच्चा जी, गोल्जी अपैरेटस, यानी गोल्जी उपकरण। अब गोल्जी अपैरेटस से बच्चे कुछ सब्सटेंस निकले हुए हैं, देखिए गोल गोल दिख रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस से क्या निकलते हैं बच्चे, कुछ सब्सटेंस निकले हैं जिसका नाम हमने क्या बोला है बच्चा जी, लाइसोसोम। क्या बोला बच्चा जी, सर कितना मजा से पढ़ा है, पूरा क्लियर कंठस्थ हो गया कि सर एक सेल होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर एक, उसके अंदर के ऊपर एक लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पर कुछ राइबोसोम लगे होंगे तो उसको बोलेंगे रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर राइबोसोम नहीं लगे होंगे तो चिकना होगा, इसको बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। यानी मेरा एंडोप्लाज्मिक मेरा ये 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के, 2, एक है रॉफ एक है स्मूथ। रॉफ क्यों है, उस पर राइबोसोम है, और रॉफ क्यों नहीं है, जिस पर राइबोसोम नहीं है, जिस सरफेस पर राइबोसोम नहीं है। चलो सर क्या मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और आएगा बच्चों जी। आप रट थोड़ी ना रहे हो, अब आप NCERT पढ़ना अपना, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जाके पढ़ो अपना चैप्टर, आपका भी डाउट उसमें नहीं बचेंगे। चलो राइबोसोम, चलिए प्यारे बालक, अब राइबोसोम सर, ये राइबोसोम लगे हुए थे तो राइबोसोम को पढ़ा दीजिए सर, राइबोसोम क्या होता है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा बच्चा जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि वीडियो आप जरूर शेयर करना।
आपके मित्र लोग इतना कंटेंट नहीं पढ़ते होंगे, लिख के ले लें, क्योंकि ये पेड कोर्स है बच्चे। जो बच्चे पेड कोर्स खरीदते हैं, फिजिक्स वाला से कोर्स खरीदेंगे, वो भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको हिंदी करना पड़ेगा। तो यहाँ और बच्चे फिर आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड से भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं फिजिक्स वाला का मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा एजुकेशन पे इवोल्यूशन लाया है, क्रांति लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम क्या करें बच्चे जी, फिर आपको मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ बस। बच्चे जी राइबोसोम का मतलब क्या होता है? राइबोसोम का मतलब होता है बच्चे प्रोटीन का फैक्ट्री। सर प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों बोलते हो सर? इसको प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों बोलते हैं बच्चे जी? देखें बच्चे जी, राइबोसोम क्या करता है बच्चे जी? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। अच्छा, क्वेश्चन हमसे कहीं पूछ ले जाए कि इनमें से कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो किसको याद करोगे? राइबोसोम। रखोगे नहीं रखोगे? हाँ सर याद रखेंगे। बच्चे जी क्वेश्चन बाहर थोड़ी पूछेगा, ये आपका नोट्स बन गया है ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर पूछ लिए बच्चों जी, आपका समझ में क्या हो रहा है? आपका क्लास 11th भी यहाँ पर उसके लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है। आप क्लास 11th के लिए अभी से प्रिपेयर हो रहे हो, क्लास 9th में आकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। इस चैनल के माध्यम से तो बिल्कुल आपको वीडियो शेयर करने चाहिए, कोई हिचक नहीं रखना चाहिए, बिना स्वार्थ के। आपको कोई इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, इंग्लिश हिंदी साथ में है, अब क्या चाहिए आपको? चलो अब पढ़ते हैं बच्चों जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये मैंने बोला 2 प्रकार के होते हैं, तो ठीक है, पर इनको बारे में पढ़ते हैं। ये अंत क्या नाम, पूरा नाम क्या बच्चों जी? अंतर्द्रवी जालिका, ईआर, झिल्ली से बंधी हुई नलियों और चादरों का एक बड़ा नेटवर्क होता है। ओहो, देखो ये झिल्ली युक्त है, से बनी चादर से बड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क है बच्चा जी, ठीक है, नेटवर्क है, अच्छी बात है। यह लंबी नलिकाओं या गोल या तो आयताकार होता है, ठीक है। यदि अंतर्जाली नलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा जी अगर अलग अलग कोशिका में दिखने में बहुत भिन्न भिन्न होता है, यह हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। और इसके बारे में क्या याद रखो पॉइंट बच्चों, क्या पॉइंट आपको लिखना है? सारे बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठना है। कभी आप मेरे लेक्चर विषय रामायण की तरह मत देखना, सुनना मत, कॉपी पेन लेके ही बैठना, लिखते चलना, समझ लेना, लिख लेना, ऐसा करना बच्चे, आपके पूरे अच्छे मार्क्स नहीं आ गए, आप एक अच्छा एजुकेटर नहीं बन गए, आप टीचर अच्छा नहीं बन गए, तो कहना हमसे। एंडोप्लाज्मिक बच्चों जो रेटिकुलम है, झिल्ली संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है। बच्चों अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो ये प्लाज्मा झिल्ली ऐसे दिखती है। इन प्लाज्मा झिल्ली क्या था बच्चों? फ्लेक्सिबल था, लचीले था, बिल्कुल उसके ऐसा ही है। नोट कर लिए प्यारे बालक ने? चलो थोड़ा तेजी में करेंगे बच्चे जी, रात भी हो गया है, सुबह आपके लिए क्लास भी देना है, तो वीडियो थोड़ा जल्दी बनाएंगे। लेकिन अब टेंशन मत लें, पूरा आपको पैटर्न सिखा दिया हूँ, अब आपको मक्खन की तरह दौड़ेगा ये। इसको थोड़ा पंखा बहुत परेशान कर रहा है, चलो दाब दिया हूँ, ठीक है। अब बच्चा जी मैंने कहा जो ये अपना थोड़ा कट रहा है, ठीक है, आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं RER SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सर क्या डिफरेंस है? इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, देखा था बच्चों, इसमें राइबोसोम नहीं चिपके हुए थे। ये माइक्रोस्कोप पे यह खुरदरा, माइक्रोस्कोप से देखने बच्चे ये खुरदरा दिखता है, रफ दिखता है, और ये चिकना दिखता है बच्चा जी, क्योंकि इसमें बच्चों जी क्या नहीं चिपका हुआ है? इसमें प्रोटीन, इसमें राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं। प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। जब बच्चे जी राइबोसोम जब उपस्थित है तो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा बच्चा जी। इसमें क्या होगा? इसमें लिपिड का होगा, इसमें प्रोटीन का नहीं होगा, इसमें लिपिड होगा। अब तो भाई मत डरना, मैं पूछूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में, कौन से भाग में बच्चा जी लिपिड का संश्लेषण होता है? आप कहेंगे SCR में। राइबोसोम के किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस भाग में बच्चा जी प्रोटीन का संश्लेषण होता है? आपको कहना RER में, रॉफ वाले में, क्योंकि रॉफ में क्या बच्चा जी? राइबोसोम है, राइबोसोम है तो राइबोसोम क्या है बच्चा जी? प्रोटीन का फैक्ट्री है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री है तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा ही होगा। इसको आपने नोट किया बच्चा जी? क्या फैन पर परेशान कर दिया पर, चलो अब मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको करा दिया हूँ, तो थोड़ा ऊपर चलता हूँ लेके अब। चलो अब बच्चा जी मैंने बोला मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, झिल्ली विभाजन क्या है? अरे सर झिल्ली का विभाजन होता है? हाँ भाई, चलो ER द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित कुछ प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन बच्चे प्रोटीन का होता है RER पर, और लिपिड का होता है भाई स्मूथ
यहाँ पे तीर मार दिया हूँ। अब से भी तो याद रहना चाहिए तुमको, इतना अच्छा नोट्स बनाया गया है। कहते झिल्ली यानी सेल, कहते कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में हेल्प करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जैव जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। सर कैसे कैसे कैसे, चलो आपको पूरा दिखाएंगे लेक्चर बच्चा जी। जैसे मैंने दिखाया एक क्या बच्चा जी, एक छल्ला या पुटिका है, ठीक है, इन वेसिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। इनसे बच्चा जी ये बन जाता है। तो ये तो आपको डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के साथ में आपको तो पहले दिखाएंगे बच्चा जी, गुरुकुल आश्रम में आए हो तो तुमको भाई तो GIF ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बच्चा लिखना नहीं है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए होता है। चलो तो बच्चा जी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का आपको चित्र तो बना लिए दोनों। अब देखिए रियल में होता कैसे, ये बेनिफिट है। देखो आया, यही था ना गोला बनाया था जिसको हम पुटिका बोल रहे थे, वेसिकल बोल रहे थे। ये आया, देखना इसमें चला गया, और क्या ये बन रहा है बच्चा जी, ये बन रहे हैं मेम्ब्रेन। तो देखो कितने आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, इतना लेक्चर, इतना GIF देखने पर, इतना 3D सब कुछ आपको दिखाया है। एनिमेशन तो एनिमेशन दिखा, GIF दिखा रहे हैं कि बच्चा कुछ रटना ना पड़े, कैसे ये बन जा रहा है। देखिए बच्चा जी ये क्या बना, मेम्ब्रेन। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों जी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देख लिया पूरा लेक्चर। चलो अब देख ले, यही डायग्राम था, ये से ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था बच्चा जी। मेरे प्यारे बालक थोड़ा सा चलो, आपके लिए कितना मेहनत करें। एक हाथ में बच्चों क्या लिया हूँ, एक हाथ में मोबाइल लिए, फ्लैश लाइट बार के दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा प्रॉपर दिखे। चलो ये से ये बना, आपको GIF दिखा दिया, ठीक है सर। आप तो पूरा मेहनत कर रहे हो हमारे लिए। हाँ बच्चों जी आप भी करो मेहनत, अच्छा स्कोर लाओगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट तो भाई कोई आपको फिजिक्स वाला छोड़कर आपको कंटेंट देगा भी नहीं। चलो अब क्या है बच्चों जी, अब पढ़ते हैं बच्चों जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और बातें। चलो एक और पॉइंट क्या जानते हैं, इसका उद्देश्य यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्देश्य क्या होता है बच्ची, सामग्रियों यानी सामग्रियों में क्या है बच्ची, विशेष रूप से प्रोटीन के परिवहन के लिए चैनल के रूप में करना, चैनल के रूप में करना, ये चैनल के रूप में काम करता है बच्चा जी। किसके लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विशेषकर। और क्या है, चलो अब बच्चों जी और क्या, साइटोप्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म यहाँ ये मां नहीं होना चाहिए। साइटोप्लाज्म कोशिका यानी कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच या साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच, ओहो ये दोनों के बीच में काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये करते हैं बच्चा जी एक चैनल के रूप में काम करते हैं। खासकर कैसे, देखिए ये प्रोटीन रहा, ठीक, क्या है प्रोटीन, इसको कहाँ जाना बच्चा जी, इसको जाना है न्यूक्लियस में। कहाँ जाना है, न्यूक्लियस में। तो डायरेक्ट न्यूक्लियस में तो नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करता है बच्चा जी, पहले ये जाते हैं बच्चा जी पहले जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। साइटोप्लाज्म से कहाँ, ये साइड मान लो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म बीच में है और ये प्रोटीन है, तो पहले प्रोटीन कहाँ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चल जाएगा न्यूक्लियस में। तो ये अच्छा कंटेंट बना रहे, दोनों में ये सहायता कर रहे हैं बच्चे जी। चलो वहाँ लिख भी दिया हूँ कि प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जाने में प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जाने में पहले मदद करता है। पहले कौन हेल्प करता है बच्चे जी, पहले इसको जाना पड़ेगा किसमें, इसलिए दिखाया हूँ ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या कहा पहले, इसमें ये कहा, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें गया, फिर इसमें से इसमें। सर अब तो पूरा डायग्रामो बना दिए, पूरा दिख जाता है, और डायग्राम ही आपसे सारे बातें कह देते हैं। हाँ बच्चे जी एक चित्र बच्चों जी 100 शब्द से बेहतर होता है। 100 वर्ड पर होगा एक चित्र देख लो, काम हो जाएगा। और क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा जी कोशिका की कुछ जैव, और क्या है, कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। करने वाली कोशिका द्रवी ढांचे के रूप में भी कार्य करती है। और क्या बच्चा जी, जितने कशेरुक हैं यानी जितने रीढ़दार प्राणी हैं जिनके पास रीढ़ होता है बच्चा जी, उन जानवरों के समूह के यकृत कोशिकाओं यानी लीवर सेल्स बच्चा जी, जितने लीवर सेल में बच्चे जितने मतलब डस्ट होते हैं, कचरे होते हैं, उसको क्या कहता है, विषाहरण यानी डिटॉक्सिफाइंग करता है बच्चे। उसमें जितने विष होते हैं, जहर होते हैं, उसकी जहरीली होते हैं, उसको खींच लेता है बच्चे जी। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाह कितना अच्छा चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ हो गया तब तो ये।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चा जी, यह इनसे जो निर्मित कुछ प्रोटीन जो होता है बच्चा जी और लिपिड, एंजाइम और हार्मोन के सभी के रूप में कार्य करते हैं, ये सब के रूप में काम करते हैं बच्चा जी। तो अपने पहला सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ लिया। अब दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज क्या है बच्चा जी, गल्जी अपरेटस यानी गल्जी उपकरण, इसको हम पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा जी, कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे हैं। एक पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। चलो गॉल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ लेते हैं। परेशान मत हो बच्चा जी, लेक्चर आपको बड़ा नहीं करे जाएंगे, छोटे क्लास वाले हो बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा लेक्चर छोटा ही बने आपके लिए, ठीक है। चलो अब गॉल्जी अपरेटस क्या करता है, पहले तो इसको भाई किसने खोजा, इनके बारे में जान लो। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड में, ये आपके 9th क्लास में पूछा गया फाइनल परीक्षा में, याद रखना। कौन के थे, कैमिलो गॉल्जी, कब के थे, 1898 में। और दूसरा पॉइंट क्या बजाना, क्या लिखोगे, यह एक दूसरे के समांतर रखेगा एक कई सपाट डिस्क। ओहो सर, अब तो पहले ही दिखा दिया था गॉल्जी अपरेटस के बारे में यहीं पर, हाँ मैं दिखा दिया था। देखो कई सपाट रखे गए हैं, देखो ये मान लो इसके ऊपर ये रखा गया, इसके ऊपर ये रखा गया है, कई सपाट रूप से डिस्क रखा गया है। इसको हम क्या बोल रहे थे भाई, गॉल्जी अपरेटस, क्या बोल रहे थे, गॉल्जी अपरेटस, ठीक है। इन सभी थैलियों का आकार ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी झिल्लियों से संबंध होता है, इसलिए यह एक जटिल कोशिकीय झिल्ली के प्रणाली का एक और हिस्सा है। लिख लिया प्यार बालक ने, हाँ सर। चलो टेंशन वाला बच्चा जी, बहुत जल्दी छोड़ेंगे आपको। चलो अब क्या बच्चा जी, और देखो ये बनाते हैं पीडीएफ इमेज से बनाए गए। चलो अच्छा, अपने पास सिस्टर ने, इसमें बहुत सारे सिस्टर ने बना था ना बच्चा जी, ये मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, चिंता मत करो, वहाँ से डायग्राम आपको बना लेना है। ये आपको डायग्राम बनाना है बच्चे, देखो कई सिस्टर ने, देखो ये सिस्टर ने, इसके ऊपर एक और डिस्क रखा हुआ है, इसके ऊपर और डिस्क रखा गया, इसके ऊपर ये रखा गया, इस एक सिस्टर ने, दो सिस्टर ने, थ्री सिस्टर ने, बहुत सारे सिस्टर ने इस पर रखे, ये सिस्टर ने, बहुत सारे सिस्टर ने रखे गए हैं बच्चा जी इसमें, ठीक है। बना लिया अपने डायग्राम बच्चा जी। ये गॉल्जी अपरेटस में क्या होता है बच्चा जी, होते हैं, चलो ठीक है लिख लें, बाकी इसके पार्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बन गया, चलो सर आप मेरे लिए कितना मेहनत करते हो, करेंगे ना बच्चा जी, बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए। देखो मेरे लिए सब कुछ आप ही लोग तो हो, अच्छा से पढ़ोगे, अच्छा कुछ बन जाओगे तो नाम तो लोगे ना कम से कम। मेरा एक सर थे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाए थे, जो बाकी आपको चैनल बच्चे जो पैसा लेके पढ़ाती है, पैसा देकर आपको इतना पढ़ना पड़ता है, और मेरे सर ने सारे फ्री में करा दिए। सिर्फ फ़र्क इतना है बच्चे जी कि आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, तो नोट्स आपको साथ में बनाने हैं। ये में जैसे आप पेड कोर्स में क्या होता है, जितने स्लाइड है बच्चे जी आपको पीडीएफ आपके मोबाइल मिल जाता है, यहाँ पीडीएफ नहीं मिला और अच्छी बात है, कम से कम हाथ तो चलेगा तुम्हारा, साथ में तो बना तो लोगे। हाँ सर, अच्छे हेड राइटिंग तो कम से कम सुधरेगी तुम्हारी, हाँ सर। चलो उन्हें कोशिका से बाहर आने जाने में भेज देता है। अब जितने सिस्टर ने बच्चे जी कहते हैं यार मैं ये आपको नहीं लिखना है, चलो किस सिर्फ चित्र बनाना था, और क्या ईयर में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, ठीक है। और जितने संश्लेषित वो सब पैक हो जाएगा उसमें, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, ठीक है। गॉल्जी अपरेटस बच्चे जो होते हैं में पुटिका पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, इन पैकिंग करना, उसमें ये तीन सारे काम होते हैं। क्या क्या होता है बच्चा जी, जितने उसमें पदार्थों का संचयन यानी उसको भंडारित रखना, उसका रूपांतरण करना तथा बंद करना, ये सारे काम कहाँ होता है बच्चा, गॉल्जी अपरेटस में होता है। कुछ परिस्थितियों में गॉल्जी उपकरण यानी गॉल्जी अपरेटस में सामान्य शक्कर, ये जो उसमें ग्लूकोज शर्करा बनता है, ग्लूकोज बनते हैं, जटिल शक्कर बनाती है, ठीक है। गॉल्जी उपकरण के द्वारा बच्चा जी लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यानी लाइसोसोम का मतलब है गॉल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम भी का निर्माण होता है। कैसे, मैंने आपको डायग्राम में ही समझा रखा था शुरू में ही, यहाँ मैंने बोला उसमें से कुछ आपको गॉल्जी अपरेटस, यहाँ देखो ये गॉल्जी अपरेटस है, इससे कुछ इसमें से कुछ सब्सटेंस निकले, इसको क्या बोलता है, लाइसोसोम। तो ये सारे जो आपको पढ़ाया गया सारा यही तो पढ़ाया अभी तक। सर क्या अभी तक पूरा केंद्र का नहीं पढ़ाया, पूरा सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा पाए, नहीं बच्चों इतना आसान नहीं है, सिर्फ आपको लिखवा कर हटवाना थोड़ी है। मैं देख रहा हूँ भाई बच्चों, मैं भी इसी दुनिया में हूँ, बहुत सारे मैं भी यूट्यूब पर बहुत सारे कभी कभी क्लास देखते रहता हूँ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं फील करता हूँ बच्चों जी बाकी लोग से मैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ मैं आया हूँ। तो बच्चों को प्यार मिलना चाहिए मेरे द्वारा, मेरे प्रति, और मिला भी है, बच्चे मेरे लेक्चर देख भी रहे हैं। थोड़ा फैमिली कम है तो फैमिली भी हो जाएंगे हम लोग,
एक दिन में कोई महान थोड़ी ना हुआ है, बच्चे कोई संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे को अब जिस दिन दिल करेगा बच्चे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चे अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं अभ्यास। चलो अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। कहता प्रोटीन के संश्लेषण में किसका स्राव से संबंधित है, RER के ACR के दोनों, इनमें से कोई सब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो 2 का आंसर करो, 2 का आंसर कीजिए फटाफट। चलो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सर मैं आपको समय बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए, इसीलिए आपको आंसर भी लिख दिया हूँ। लेकिन ईमानदार वाला खुद से आंसर करेगा, ये देश छापेगा नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 का भी आंसर सी हो जाएगा। एक तो फैन परेशान कर दिया पूरा, हो गया 4। चलो 5 का देख लो प्यारे बालक जी, 5 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। देखो ऑफलाइन के तो मेरे बच्चे अच्छे हैं, ऑफलाइन वाले तो बच्चे इसको अपने से ही करेंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले छात्र मेरे ईमानदार, ऐसा नहीं कोई बेईमान हो, भी लोग करेंगे, नहीं हुआ तो देखेंगे। चलो 5 का जिनका आंसर भी आया बहुत सही है। चलो 6 का आंसर सोचिए, 6 का आंसर सोचो बच्चा जी कि DNA का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा गया, इसको तो खूब पूछ रहा है बिहार बोर्ड। DNA खंड क्या है, ओह सर DNA के जो खंड होता है उसको जीन कहते हैं, सी बिल्कुल सही है। चलो 7 का बताओ बच्चा जी, इनमें से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय स्थल है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, केंद्रक, जल्दी बताइए। चलो जिन जिन बच्चों ने सी सोचा है बहुत अच्छे सोचे हो। चलो 8 का आंसर करो कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ट्रांसमिशन या संकुचन। अच्छा क्वेश्चन इसको 10th क्लास में पूछ लेता है। तो जिन जिन ऑप्शन का बच्चों का ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही होगा। गैसों का आदान प्रदान बच्चों जो डिफ्यूजन सही होता है। चलो 9 का आंसर कीजिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा या 46, बिल्कुल सही है सी। चलो जो बच्चे केंद्रिका है, जो न्यूक्लियोलस है बच्चे जी, ये संश्लेषण होता है, इसमें से किसका संश्लेषण होता है, RNA का, DNA का, प्रोटीन का, इनमें तो बच्चे इसमें प्रोटीन का होता है, किसका होता है, प्रोटीन का। वैसी कोशिका जो केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बच्चे जी यूकैरियोटिक। कौन कहलाता है, ये यूकैरियोटिक कहलाता है। बच्चे देखो रात के कितने बज गए, 11 बजने वाले, कितने बजने वाले, देखो बच्चे जब नींद बहुत है, क्योंकि मैं टाइम पर सोता हूँ बच्चे, मुझे जगना होता है सुबह में। अब बच्चे इतना मत जगना, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं लिया रात में आज। मैं चलो रिकॉर्डेड डालूंगा, बच्चे बाद में देख लेंगे। बच्चे जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से ढूंढ के लाया गया है, बहुत मेहनत लगा है। चलो जल्दी से नो कर लीजिए। अब आपको आंसर दिख ही रहा होगा, आंसर आपको दिख रहा होगा, और जहाँ जहाँ नहीं दिख रहा होगा वहाँ पर आपको आंसर होमवर्क छोड़ दिया गया है, तो आप उसको होमवर्क में करके आइएगा और अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18 एक आपका होमवर्क है। चलो और आपको क्या कराने हैं, अब आपको कराने बच्चे जी कुछ पेपर, तो पेपर क्या कराएं आपको, तो बच्चा जी अब तो थक सा गया हूँ। चलो पेपर से क्वेश्चन हम नेक्स्ट करा देंगे, यहाँ तक मैं कर देता हूँ क्योंकि बच्चे जी मेरा आत्मा नहीं कर रहा है कुछ करने का। चलो और ज़बरदस्ती नहीं, बहुत पढ़ाई कम थोड़ी ना कि हम लोग, कम से कम 2 इतने डिटेल में पढ़े बहुत है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ में पेपर है मेरे पास, कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तो वीडियो कैसा लगा बच्चे जी जरूर बताइएगा, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे जी, ये कहीं तो ढूंढने से जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको कोई बुक खरीदना नहीं है, अब आप NCERT पढ़ लीजिएगा और आपको होमवर्क दे के जाना, आपको करना क्या है। अब अगले लेक्चर में बच्चे हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हमने क्या पढ़ा इसको थोड़ा देख लें। आज हमने सेल ऑर्गेनिज पढ़ा, इसको आप रीडिंग मारिएगा पूरा पूरा, ये आपका ड्यूटी है। आज आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया गया, अब पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा आपको। और आपको ये सारे टर्म अपने बुक से रीड कर लेने हैं, ये डायग्राम तो पहले से बनाने के लिए बोला गया था। आपको गोल्जी ऑपरेटर्स भी पढ़ा दिया गया, जरूर पढ़ लेना इस लेक्चर को, पहले नोट्स बनाना है फिर आपको NCERT रीड करनी है। चलो और ये ठीक है, इस भी पढ़ा दिएगा आपको गोल्जी। अगले लेक्चर में होगा लाइसोसोम, पढ़ के आना है आपको, क्या पढ़ के आना है, लाइसोसोम को पढ़ के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और VVI यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। और
जो ये तो मैं जीवनी से क्वेश्चन करा ही, इसको जरूर पढ़ लेना जीवनी का, ठीक है। तो बस, और माइट्रोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगले लेक्चर में बच्चे जो मैं कोशिश करूँगा कि इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया को भी लपटा जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम, और प्लेस्टिड, ये आपको रीड करके आने हैं, बस यहाँ तक रीड करके आइएगा। चलो, तो एक से दो लेक्चर और आएंगे तो चैप्टर आपको फिनिश हो जाएगा ये। और क्या बच जाएगा, व्हीक्यूल्स बच जाएगा बस, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गया। देखो जी, बाकी लोग ये क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ये क्वेश्चन आंसर कराने में मुझे कितना देर लगता है, खाली कितना है, मान लीजिए 8-9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करा के बस मैं आराम करता। लेकिन आपको रटवाना नहीं ना बच्चे जी, पूरा साइंस फील्ड के साथ पढ़ाना है। प्यार मिला है बच्चों का बहुत, ऑफलाइन के बच्चे बहुत खुश हैं, ऑनलाइन के बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और माता पिता कहना करना ही करना है। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।